स्टार्ट। हाय एवरीवन। सो आज हमारे साथ रहमत जी हैं जिन्होंने केंद्रीय सचिवालय डीओपीटी में जिनका सिलेक्शन हुआ है और आज ये हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने ये सफलता प्राप्त की और अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें आज ये विस्तार से बताएंगे। सो रहमत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अब कैसा लग रहा है कि हाँ फाइनली सिलेक्शन हो गया, अब उतनी पढ़ाई नहीं करनी है, उतनी मेहनत नहीं करनी है, तो वो फीलिंग कैसी आ रही है अभी करेंटली? व्हाट डू यू फील? पहले तो सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया इस मंच पर कि मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी है। जैसे कि पहला प्रश्न था आपका कि अभी कैसा महसूस हो रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और बेसिकली इसमें मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे टीचर, मेरे गुरु और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस मंच में बुलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है। सो रहमत जी, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा सा, और मैं जानना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम के बारे में मोटिवेशन कैसे मिली, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि मैं इसकी तैयारी करूँ, कैसे पता चला आपको सबसे पहली बात कि ये एग्ज़ाम होता है, किसने आपको गाइड किया, और ये पूरी जर्नी के दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या एक गोल लेके आपने ये जर्नी की शुरुआत की थी? दरअसल मेरी जर्नी 2016 से चालू हो गई थी। मैं दरअसल और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपीपीसीएस है और उसी के कंसर्न जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी मैं तैयारी लगातार कर ही रहा था। उसके बाद 2019 में मुझे स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी हुई, तो मैंने एज आ क्यूरी के तौर पे ऋषभ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जो अरविंद सर हैं उनको कॉल किया। मैंने उनसे जानकारी ली कि ये स्टेनो क्या होती है, स्टेनो के बारे में और जानकारी ली कि इससे कौन कौन सी पोस्ट में जा सकते हैं। तो उनका बहुत अच्छा गाइडेंस रहा, उनका बात करने का और उनका जो इंटरेक्शन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने निश्चय किया इस चीज़ में कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ में एक बार ट्राई देना चाहिए। फिर उसके बाद 2021 में मैं यहाँ पे कानपुर में आया और यहाँ पे मैंने आकर के ऋषभ शॉर्ट एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आरती मैम से, जो मेरी टीचर हैं, उनसे मैंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की तैयारी की। लगभग शुरुआत में मैंने 2 महीने इनसे एग्ज़ाम की तैयारी की। उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम जब पास में आ गया तो फिर मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी समय दे करके उन्होंने, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड एक ऐसा स्किल होता है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको जो हर कोई नहीं जानता है। जनरली आम पब्लिक इससे बहुत दूर रहती है, कोई नहीं जानता इसके बारे में। तो इसमें जितना बच्चे का रोल रहता है उतना ही टीचर का रोल रहता है, सिखाने में, उसको बताने में। तो मैम ने मुझको जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो उन्होंने बहुत मेहनत की साथ ही साथ और पढ़ाया, और पूरा दिन 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन्होंने मेहनत की। इस चीज़ में मैं उनका बड़ा आभारी हूँ इस चीज़ के लेकर के। और उन्होंने और इन केस उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने इलनेस को एक तरफ करके उन्होंने बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान दिया। और मैं ही नहीं, मेरे साथ करीबन और 10-12 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 6-7 बच्चों का स्टेनोग्राफर में बेसिकली हुआ, और भी बहुत से बच्चे हैं जो शॉर्ट हैंड में नहीं लेकिन टाइपिंग से उन्होंने बड़े बड़े जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो क्रैक किए हैं, जैसे कि यूपीपीसीएल ARO है और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हैं और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किए। तो ये बहुत ही अच्छा एक मेरा पाथ रहा जो मैं यहाँ पे आकर के अपने जर्नी को कंप्लीट किया। थैंक यू। ओके। सो कहाँ से, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ कानपुर, बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट कानपुर ही लगता है, लेकिन मैं बॉर्डर एरिया जो है घाटमपुर में वहाँ का रेसिडेंट हूँ, और मैं वहाँ पे ही बीच में मैं रहा करीबन 2-3 साल। वैसे मैं बाहर ही अपनी तैयारी करता रहा हूँ, इलाहाबाद है या दिल्ली है, रहने वाला मैं घाटमपुर। जी। तो परिवार में कौन कौन है, क्या सब गवर्नमेंट जॉब में है, या मतलब थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। परिवार में मेरे मदर फादर हैं, फादर मेरे डिसीज्ड हैं। मदर और फादर मेरे दोनों पुलिस सर्विसेज में थे, यूपी पुलिस में। फादर मेरे SI पोस्ट में थे और मदर जो मेरी थी वो हेड कांस्टेबल पोस्ट में थी, वो भी अब SI पोस्ट में उनका प्रमोशन हो गया। तो मेरी, आप कह सकते हैं कि मेरा एक यही बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि घर में मेरे मदर फादर दोनों
पुलिस सर्विस में थे, तो एक ये था कि बच्चे को भी एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो माता पिता ने बचपन जी। से ही आपको बोला कि हाँ तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो जी, बचपन से जी। वो चीज़ें जी। उसी तरीके से आपने फिर चीज़ों को लाइफ को अप्रोच किया। जी, जी, उनका जो एक एनवायरनमेंट था, जो रहते थे जिस तरीके से पुलिस स्टेशन से, जी, डिसिप्लिन था, और जिस हिसाब से वो मोटिवेट करते रहते थे बचपन से कि पढ़ना है, आगे कुछ करना है, अपने लिए भी करना है और अपने कंट्री के लिए भी कुछ अच्छे से अच्छा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस जर्नी के दौरान कई बारी होता है कुछ बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को लगता है अब और नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता कहीं और सक्सेस मिल जाए, कोई प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। तो क्या ऐसे ख्याल आपके मन में भी आए? अगर आए तो आपने आपको क्या ऐसी चीज़ थी या क्या ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको उन सारे जो भटकाव वाले एक मन में जो विचार आते हैं उनसे लड़ने के लिए शक्ति दी, क्षमता दी? दरअसल इन सब चीज़ों में डिप्रेशन तो आता ही है जी। और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आता है। और मैं जबकि 2016 से मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे इस चीज़ कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है डिप्रेशन का। और ये एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि वो बार बार गिरता है और फिर वो खड़ा हो जाता है उसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि नहीं, बहुत पहले भी एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ पे भी डाउनफॉल देखे थे, तो ये था कि नहीं, आगे कुछ जीवन में करना है। और अगर ये नहीं है तो और क्या हो सकता है मेरे जीवन में, ये हमेशा सोच रहती थी कि आगे मैं अपना करियर किस में लेके जाऊँगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो क्या। बिज़नेस लाइन का मैं रहा नहीं कभी, और बिज़नेस आए भी, कई अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैंने बिज़नेस को नहीं किया। और बाकी मेरे जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स, उन्होंने बहुत मुझे हौसला दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा अपना वो ट्रैक चेंज करना है, उसके बाद आप बहुत अच्छा करोगे। तो इसमें आरती मैम जो थी और ये सब जो अरविंद सर थे मेरे, तो उनका बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छा ही स्कोप रहेगा आपको, बस थोड़ा सा आपको और वेट करना है, आप ऑन द एज हो लास्ट में, बेसिकली। जी, बिल्कुल। सो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिनचर्या आपका क्या रहता था तैयारी के दौरान? कितने बजे आपका दिन शुरू होता था? क्या क्या करते थे आप पढ़ाई के अलावा? क्या और भी कुछ मैं आपसे अगर बोलूँ, कुछ अपना हॉबीज़ भी आप कुछ फॉलो करते थे या सिर्फ पढ़ाई करते थे? तो दिनचर्या से आप हमें थोड़ा सा रूबरू कराएं अपने कि कैसे रहता था तैयारी के दौरान आपका पूरा दिन भर का रूटीन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वैसे आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, मैं बहुत ही लेज़ी हूँ जी। और मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूँ कि मैं बहुत लेज़ी हूँ। और ये ऐसा एग्ज़ाम था कि मुझे होना था, क्योंकि मेरे मेंटर्स ने इतना मुझ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया था। और इस अगर दिनचर्या की बात की जाए तो लगभग वही मैं 10-11 बजे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देता था। उससे पहले जो डेली कॉल्स होते हैं मैं अपना निपटाता था, उसके बाद 10-11 बजे से मैं पढ़ना चालू कर देता था। और फिर लगभग 4 बजे तक इवनिंग में अपना जब टी स्नैक का टाइम होता तब तक मैं लगातार बीच में ब्रेक ले करके पढ़ता था। तो आप ये कह सकते हैं 10 से 4 मेरा टाइम टेबल था। फिर एग्ज़ाम का जब टाइम पास आया तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को और बढ़ा दिया, तो मैं लगभग 10 घंटे तक मैं भी गया हूँ, 11 घंटे तक भी गया हूँ, क्योंकि मुझे था कि नहीं, अगर इस बार नहीं हो सका तो फिर पता नहीं कब होगा। तो इस तरीके का आपका पूरा काफ़ी रिग्रेस रहता था आपका? जी, इसके लास्ट टाइम बहुत रिग्रेस रहा है मेरा। अच्छा, तो इसमें कोचिंग का टाइमिंग क्या रहता था आपका? कितने बजे से कितने बजे तक कोचिंग रहती थी आपकी? और कितने दिन होती थी? क्या हफ्ते में 7 दिन होता था या ऐसा था 5 दिन कोचिंग थी और 2 दिन सेल्फ स्टडी करते थे? वो कैसे रहता था? कोचिंग का दरअसल ऐसा था कि जब एग्ज़ाम का टाइम पास आ गया था, लगभग 1 मंथ और 1.5 मंथ बचे हुए थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल टारगेट बना दिया था मैम ने हमारी कि अब आपको किसी भी बटन हाउ आपको किसी न किसी तरीके से क्रैक करना है। इसलिए हम लोग जितने भी संडेज एंड सैटरडे थे सब कुछ ऑफ जो था वो ख़त्म कर दिया। 24/7 पढ़ाई के मोड में, मिशन मोड में आ गए थे हम लोग। और 10 बजे भी कहते थे कि जितनी जल्दी आप आ सको 10 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, इवन अगर आप 7 बजे भी आ जाओ तो सर कहते थे कि मैं अपना ऑफिस खोल के आपको अंदर एंट्री दे दूंगा, आप बैठे रहो, पढ़ते रहो, लेकिन आपको क्रैक करना है। आप अरविंद सर के बारे में? जी, अरविंद सर के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद हम लोग 10-11 बजे पहुँच जाते थे, मैं थोड़ा लेट पहुँचता था 12 बजे, और जैसे मैंने बताया अभी। और फिर 12 बजे से हम लोग पढ़ते थे, शाम 7 बजे भी बज जाते थे, 8 भी बज जाते थे। वो अपना प्रैक्टिस कराती रहती थी, वर्ड्स प्रैक्टिस कराए, बहुत सी चीज़ें कराएँ। तो इस तरीके का लगभग शेड्यूल रहता था लास्ट एग्ज़ाम
टाइम के साथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को लगता है कि सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तो क्या ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है, या इसमें एक गाइडेंस, एक कोच, एक टीचर की जो आपके लिए एक डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाए, वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, या ये ऐसा एग्ज़ाम है जो सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है? नहीं, मैं तो जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि ये ऐसा एग्ज़ाम है ही नहीं कि आप इसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड करें कि नहीं आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसमें आपको मेंटोर की 110% ज़रूरत है। ये स्किल बेस्ड पूरा एग्ज़ाम होता है। अगर आपने रिटन क्वालिफाई भी कर लिया तो भी आप बिना स्किल के आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेंटोर की बहुत ज़रूरत है, टीचर की बहुत ज़रूरत है। बिना वो गाइड किए जब तक आप 6 से 7 घंटे नहीं देंगे, लगभग 7-8 महीने तक, और अगर अब आप अच्छे हैं, टीचर की चीज़ों को जल्दी आप कैच कर ले रहे हैं, तो आप विदिन 4 मंथ्स 5 मंथ्स आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जैसा प्रश्न है कि बिना टीचर की चीज़ नहीं हो सकता, ये बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से फार अवे है, बहुत अलग है, डिफरेंट है। जी, ओके। सो और बताइए कि आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे रहता था जब आप पढ़ते थे? तो वो अब तो खैर आप याद ही करेंगे वो सारे दिन, वो पल की क्लासरूम में क्या होता था। तो एक ये मैं जानना चाहूँगी कि वो इन्वायरमेंट से हमें थोड़ा सा आप परिचय कराइए कि क्लासरूम में जब पढ़ाई होती थी वो इन्वायरमेंट कैसा रहता था आपके कोचिंग में? क्लासरूम का माहौल तो बहुत ही कॉर्डियल रहता था। टीचर एज अ फ्रेंड भी रहते थे, एज अ मेंटोर भी रहते थे, तो उनका बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन भी था, और इन द सेम टाइम एज अ फ्रैंकनेस, और आपको जो डाउट पूछने हैं, और केवल डाउट ही नहीं, अगर आपको किसी तरीके का सेल्फ डाउट भी है, मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग कर देती थी मैम, हमारी आरती मैम। तो माहौल तो बहुत ही अच्छा था, जैसे सभी क्लासेस का होता है, और मैं तो कहूँगा उससे भी अच्छा ही था, और बहुत ही अच्छा रहा। लास्ट टाइम में बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने, सभी जो हमारे दोस्त थे और जो जूनियर्स थे, सब लोगों ने अच्छे से मेहनत की, और सबसे बड़ा जो रोल टीचर का जैसे होता ही है, उन्होंने बहुत ही हम लोगों को कोच बन के आगे से आगे, हम जितनी हम लोगों ने मेहनत की उससे ज़्यादा उन्होंने साथ ही साथ मेहनत की। तो माहौल बहुत ही अच्छा था क्लास का। ठीक है, तो सिलेक्शन जब हो गया, मतलब आपने रिजल्ट देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, सबसे पहली कॉल किसको करी थी आपने, और लोगों का सामने से क्या रिएक्शन था? वैसे जिस हिसाब से मेरा रिज़ल्ट आया था, सबसे पहले तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं, मैं बहुत ही कम समय के लिए मैम से पढ़ा हूँ और शायद मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि जैसा मैम ने जो गाइड किया लास्ट टाइम में, कहते हैं ना इट्स अ लक, की पीक आवर्स में मैंने सुना वो 2 दिन पहले आपको कोई चीज़ पढ़ाई थी, फिर वही एग्जाम में भी आ गया। वैसा ही एग्ज़ाम में आ गया, लगभग सिमिलर। तो लक ही कहेंगे इस चीज़ को कि मेरा हो गया, क्योंकि नहीं फिर मुझे 1 साल स्किल के लिए पर्टिकुलरली उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। बात रहे कॉल की, तो घर में सबसे पहले तो मैंने मदर को अपने बताया। फादर डिसीज थे, मैं फादर के पास गया। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों में मतलब ग्रेवयार्ड होता है, तो वहाँ पे मैं फादर के पास गया, उनको भी बताया। फिर मैं वापस आया तो कॉल सबसे पहले जो मेरा था, मैंने अपनी मैम को किया, आरती मैम को। और लोग कहेंगे कि नहीं ये मतलब ऐसे कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी मैम कॉल किया। मुझे अभी भी याद है कि रात में लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, तो मैम ने जैसे उठाया, पहली रिंग में मैम ने उठा भी लिया। कहने लगी बस मुझे लग रहा था कि तुम्हारा ही कॉल नहीं आया, और बहुत अच्छा लगा सुन करके, बहुत खुशी हुई भी कि मुझे नहीं लग रहा था कि लास्ट टाइम तक, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप कर लो। ओके, ठीक है। तो आखिरी सवाल, या मैं बोलूँ आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आगे फ्यूचर में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप एक क्या टिप देना चाहेंगे? उनके लिए क्या सक्सेस मंत्रा आप उनको बताना चाहेंगे जो उनकी इस रिग्रेस जर्नी के दौरान उनकी मदद करें? एज अ मंत्रा तो देखिए कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलर ये होता है कि एग्ज़ाम नीड्स अ कोच। ये एग्ज़ाम एक कोच को की ज़रूरत होती है इसमें। तो आप रिटर्न की तैयारी आप कितना भी कर लें और कितना अच्छे से आप कर लें, वो इट्स अ फार डिफरेंट। आप वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपको स्किल के लिए एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए, और उसके लिए आपको उनके पास रहकर पर्टिकुलर गाइडेंस लेकर बहुत अच्छे से लगभग 8-10 महीने या 1 साल तक का समय देना चाहिए, और उसके ही दम पे आप ये माने कि ये एग्ज़ाम आपका क्रैक हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में और भी वैकेंसी जैसे आपके डिक्रीज़ हो रही हैं,
हम लोग के समय में तो पर्टिकुलर वैकेंसी ठीक थी, लेकिन अब जो वैकेंसीज हैं वो कुछ डिक्रीज़ हो गई, तो अब लोगों को और मेहनत की ज़रूरत है, और जो स्किल में जितना अच्छा होगा उसका इतना जल्दी एग्ज़ाम में क्लियर हो। सो रहमत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने इतने कीमती समय को निकाला और हमें गाइड किया कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके की परिस्थिति हो सकती है और किस तरीके से हमें इस प्रिपरेशन को करना चाहिए। एक सिस्टमैटिक तरीका आपने बताया। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। नमस्कार।